अब एक दो चीज़ जो छूट गया मैं बता दूं कि कुछ फंड ऑफ फंड होता है, FOF जिसको बोलते हैं। तो अगर आप किसी FOF में इन्वेस्ट किए हैं तो वो ऐसा फंड होगा जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। वो डायरेक्टली इक्विटी नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा कि दूसरे म्यूचुअल फंड को खरीदेगा। कहने का मतलब कि हम मान लेते हैं कि SBI का कोई फंड ऑफ फंड चलता है तो उसको खरीद लिए, तो हम उसको पैसा दिए। अब वो फंड ऑफ फंड क्या करेगा कि वो 4-5 जो म्यूचुअल फंड है, अलग म्यूचुअल फंड, वो क्या करेगा, एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का कुछ कुछ फंड को खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड को, जो कि बाद में आगे जाके इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है। तो वो डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जाता है, वो दूसरे फंड को ही खरीदता है। ये होता है फंड ऑफ फंड। रियल इस्टेट का तो इंडिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो REIT है, रेट जिसको बोलते हैं, तो इंडिया में है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, तो इसके बारे में बताना कोई फ़ायदा है नहीं। अब बात करते हैं कि बेसिक समझ में आ गया आपको कि फ़ंड जब भी आप खरीदेंगे तो फ्लैक्सी फंड पहला होना चाहिए। अगर आप बूढ़े हैं तो डेट फंड पे आप जा सकते हैं ज़्यादातर। अब आप इक्विटी में जब आप आ गए हैं तो इक्विटी में आप चेक कीजिएगा कि वो रेगुलर है कि डायरेक्ट है। रेगुलर में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा, डायरेक्ट में कम देना पड़ेगा। ये समझ में आया। अब आप जो भी फंड खरीदेंगे उसमें आपको कुछ कुछ ऑप्शन मिलेगा, ग्रोथ, वैल्यू, डिविडेंड। तो वो क्या होता है? ग्रोथ वो फंड होता है जो कि उस फंड का साइकोलॉजी होता है, उस फंड मैनेजर का साइकोलॉजी होता है कि वो ऐसा फंड खोजता है जो फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। ये हुआ ग्रोथ वाला। दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टॉक जो बढ़िया कंपनी था वो डाउन चला गया है, नीचे डाउन चला गया है, तो मैनेजमेंट को लगता है कि ये ग्रो कर सकता है, तो ये उस टाइप का फंड खरीदते हैं। दोनों समझ में आया। एक वैसा जो सोच रहा है कि आगे जाके वो बढ़ सकता है, ये हुआ ग्रोथ। वैल्यू वो हुआ जो कि प्राइस उसका घट गया है किसी रीज़न से, जैसे यस बैंक का घट गया था, और इसी तरीके का बहुत सा कंपनी है जिसका घट गया था। ये वैल्यू बाय नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कुछ अच्छा कंपनी जिसका वैल्यू घट गया किसी रीजन से। जैसे कुछ समय पहले नेस्ले का हुआ था जब मैगी का केस चल रहा था तब, अभी कुछ समय पहले ITC का हुआ था। ये होता है वैल्यू। जब किसी का अच्छा स्टॉक का प्राइस घट जाता है तो मैनेजमेंट वैल्यू खोजते हैं, मतलब सस्ते में बढ़िया चीज़ खोजते हैं। और तीसरा होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड वाला वो होता है कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करेगा वो जिसमें कि बस डिविडेंड ही मिलता है। मोस्टली ये सरकारी कंपनी ही होता है। डिविडेंड, लाभांश समझ में आ रहा है? लाभांश पहले बताए थे कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाता है तो लाभांश देता है। तो ये उस तरीके का कंपनी में इन्वेस्ट करता है जहाँ की लाभांश मिलता है। अब इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप लाभांश को फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप खुद लेना चाहते हैं। यहाँ ऑप्शन भी पूछता है, कुछ कुछ में, कुछ कुछ में नहीं भी पूछेगा, डिपेंड करता है फंड के हिसाब से। बेसिक समझ में आ गया इतना दूर। अब जब भी आप फंड खरीदते होंगे तो आपको वहाँ 3 ऑप्शन दिखता होगा और साथ में SIP, STP और SWP। SIP के बारे में तो सबको जानता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP नॉर्मल सा बात है कि हर महीना पैसा डालना, उसी को बोलते हैं SIP। SIP का तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है क्या होता है। अब बात करते हैं STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान बेसिकली ये होता है ना कि मान लेते हैं कि हम 100 रुपये इन्वेस्ट किए। अब हम मान लेते हैं कि डेट फंड में 50 रुपये चला गया और इक्विटी में 50 रुपये है, ठीक। मान लेते हैं कि इक्विटी का वैल्यू घटने लगा। हम पैसा लगाए थे तो इक्विटी का वैल्यू मानते किसी रीजन से घटने लगा, ये 40 रुपये के आसपास हो गया। तो हम क्या किए कि हम कुछ ऐसा करके रखे थे ना इसमें कि अगर ये 40 होगा ना तो इसमें से 5 रुपये इधर चल जाएगा ताकि ये बैलेंस कर ले। इसमें जो पैसा था ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। उसी तरीके से अगर मान लेते कि ये 60 हो गया तो इसका 5 रुपये इधर चला जाएगा, इधर भी हो गया 55। तो इसी तरीके से स्विचिंग होता रहता है पैसा एक दूसरे का। तो ये मोस्टली यूज किया जाता है डेट और इक्विटी में स्विच करने के लिए, ताकि आपका जो वैल्यू है वो घटे नहीं कभी। ये होता है STP, डेट और इक्विटी में स्विच करता है पैसा। कुछ एक अमाउंट होता है, अगर वो अमाउंट हिट कर जाता है तो वहाँ से फिर पैसा चला जाता है इक्विटी में या फिर डेट में, वो एक दूसरे से मूव करता रहता है। ये समझ में आया? SIP समझ में आया था पहला, सबसे पहला सिस्टमेटिक पैसा डालना, जो हम लोग RD FD में भी करते हैं, सिस्टमेटिक पैसा देते हैं। बस उसको जोड़ दिया गया है म्यूचुअल फंड से, इसीलिए उसको बोलते हैं SIP। बस ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि वो सोच लिया कि SIP मतलब म्यूचुअल फंड, लेकिन सिस्टमेटिक अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसको बोलेंगे SIP, ठीक। STP समझ में आया कि कैसे डेट और इक्विटी में ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, जो बढ़ेगा वहाँ से पैसा निकल के जो कम है उसका में चला जाएगा, अगर घट गया तो जो बढ़ा हुआ है, एक तरह से 2 लेयर है डब्बा का, और दोनों का लेवल जिसका कम जा रहा है तो जो ज़्यादा वाला है उसको भरपाई करके बराबर मिलते आ रहा है। तो हमेशा बराबर में रखने का कोशिश किया जाता है। समझ में आया STP। अब होता है एक टर्म होता है SWP। ये मोस्टली कोई यूज नहीं करता है, बस ये वहाँ पर रहता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है कि सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान होता है। मान लेते हैं कि का एज 60 साल हो गया, आप क्या करते हैं कि इसमें 1 करोड़ रुपये मान लेते हैं रख दिए। अब आप बोलते हैं कि हमको हर महीना 1 लाख रुपये निकालना है यहाँ से, तो 1 करोड़ रुपये वहाँ शुरुआत में लग गया इक्विटी में। अब उसका जो भी वैल्यू होगा, बढ़ेगा घटेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको कंटिन्यूस हर महीना 1 लाख रुपये मिलता रहेगा।
तब तक जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता। जब ख़त्म हो जाएगा तब तो नहीं ना मिलेगा। इसका वैल्यू में भी 1 लाख 1 करोड़ जब लगाया था, उसके बाद घट के 50 लाख भी हो सकता है, या फिर 2 करोड़ भी हो सकता है एक ही दिन 2 दिन में। तो कंटिन्यूस हमको यहाँ से ये निकालने का तरीका सिस्टमेटिक वे में, जैसे SIP हम लोग कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा इंटर कराते हैं, SWP होता है कंटिन्यूस हम लोग बाहर निकालते हैं पैसा, सेम चीज़ उल्टा डायरेक्शन में। तो ये मोस्टली बूढ़ा व्यक्ति के लिए है जो कि अपना पैसे को किसी ऐसे जगह रखना चाहता है, मतलब इक्विटी में रखना चाहता है, साथ ही साथ वो उसका बेनिफिट भी लेना चाहता है, कंटिन्यूस पैसा चाहता है। ये खराबी तब करेगा जब मार्केट क्रैश करेगा और जब वो पैसा निकालना स्टार्ट करेगा। तो जब उसका 1 करोड़ का वैल्यू मान लेते हैं कि 50 लाख हो गया, ठीक है, तो 50 लाख में 1 लाख रुपये वो निकाल लेता है, तो 49 लाख बचा। फिर अगर मान लेते हैं कि मार्केट उतना ही जंप करेगा, 1 करोड़ जितना में पहले था, 1 करोड़ होना चाहिए था 50 लाख, तो 49 इसका होगा 98 लाख ही होगा। तो यहाँ से वो घाटा होता है। तो जब मार्केट गिरेगा तब उसको इसमें घाटा होगा, जब मार्केट चढ़ेगा तो उसको इसमें फ़ायदा होगा। तो ये बस एक तरीका है, मार्केट डेवलप किया है, ऐसा कुछ खास कोई यूज करता नहीं ये सब चीज़ को। तो अब आप सब सुने होंगे कि बहुत सारा फंड स्विच करने के लिए ऑप्शन देता है कि इस फंड से इस फंड स्विच कर दीजिए। आप स्विच कर सकते हैं फंड में, जैसे आप लार्ज कैप में लगाएं तो स्मॉल कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में लगाएं तो मिड कैप में जा सकते हैं, मिड कैप से आप फ्लैक्सी में जा सकते हैं। आपका मन, आपको अगर लगता है कि ये फंड अच्छा करने वाला है तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको घाटा इसमें ये होगा कि जब भी आप लार्ज कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। जो भी टैक्स था, अगर आप 1 साल से पहले निकाल रहे हो तो 15%, 1 साल के बाद निकाल रहे हो तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स देने के बाद आपका पैसे का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप पैसे नहीं निकाले होते तो आपका पैसे का वैल्यू मान लेते कि 100 रुपये का 100 रुपये ही रहता। अब टैक्स की वजह से ये हो गया 90 रुपया, 90 रुपये हो गया। अगर ये 100 रुपये होता, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अभी शॉर्ट टर्म में 10 रुपये पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करता है, 10 रुपया है। तो अगर आपको पता है कन्फर्म, अगर आपको पता है कि लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाएंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कन्फर्म है, जब आपको एकदम भरोसा है, 100% भरोसा है, तभी जाके ये स्विचिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं तो आप टैक्स में अपना पैसा बहुत सारा गंवा देंगे। यही अगर मान लेते हैं कि अगर और एक स्विच कोई कर दे, 90 से यहाँ और 10 रुपया कम हो गया, तो एक्चुअल में वैल्यू था 100 रुपया, अब 2 बार टैक्स की वजह से इसका वैल्यू हो गया 81 रुपया। अब ये अगर आने वाला 50 साल तक मान लेते पैसा रखता है, 50 साल तक अगर पैसा रखेगा तो ये हो जाएगा लगभग 1000 गुना होगा। किसी ऐसे जगह रखता है जहाँ उसको 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1000 गुना, मतलब ये हो जाएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा। जबकि ये होगा मात्र 81,000 रुपया होगा, 19,000 का अंतर हो गया। तो छोटा अमाउंट 1 रुपया, यहाँ 10 रुपया और यहाँ 19 रुपया पता चल रहा था, लेकिन जब बड़ा अमाउंट हुआ तो कितना अंतर हुआ पता चला। तो जब भी आप स्विचिंग करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, जो आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। स्विचिंग करना तभी ज़रूरी है जब एकदम आप श्योर हो कि जो अगला फंड में आप स्विच कर रहे हैं वो रिटर्न देगा बढ़िया, एकदम श्योर है। तो ऐसा श्योर कोई नहीं होता है, कोई नहीं जानता कि कौन सा स्मॉल कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा या लार्ज कैप चलेगा। इसीलिए सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है कि आप फ्लैक्सी में इन्वेस्ट करें, ताकि पता ही नहीं रहे आपको कि कौन सा चलने वाला है, वो फंड मैनेजर देख लेगा अपना जिसमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ तक समझ में आया स्विचिंग करने से क्या घाटा होता है, फ़ायदा भी है, लेकिन जब आप श्योर हो तभी फ़ायदा होगा। आजकल बहुत सारा फंड है जो SIP के साथ फ्री इंश्योरेंस भी दे रहा है, बहुत सा फंड है जो दे रहा है जानबूझ के, छोटा मोटा चीज़ है, वैसा कुछ खास बड़ा इंश्योरेंस नहीं देता है लेकिन दे रहा है। तो बस एक तरीके का आपको सिक्योरिटी मेंटली प्रोवाइड कराता है, एक्चुअल में होता नहीं है कुछ सिक्योरिटी, बस जो भी आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अगर आपको 10 गुना भी मिल जाए, मानते हैं आप 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका अगर 50 गुना भी, अगर 100 गुना भी दे देता है तो कितना रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा। 2 लाख तो कोई खास बड़ा अमाउंट है नहीं, क्यों SIP और इंश्योरेंस का झंझट लिया जाए। SIP अलग, इंश्योरेंस अलग, सबसे बढ़िया रहेगा। उस फालतू आपका जो जिस फंड मैनेजर को आप पैसा दिए हैं उसका पैसा भी वेस्ट होगा, है कि प्रीमियम के लिए कुछ पैसा चार्ज करेगा ही करेगा जो कंपनी पे, वो इंश्योरेंस का के लिए डिपेंड कर रहा है। जिस भी कंपनी के लिए इंश्योरेंस पर डिपेंड करेगा उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, जिस फंड में आप पैसा लगाए हैं, नॉर्मल सा बात है, देगा। तो जब उसको पैसा देगा तो आप ही का पैसा देगा ना, कहीं बाहर से तो पैसा ला नहीं रहा है। तो ये मैं चाहूँ कि आप किसी ऐसे फंड में ना इन्वेस्ट करें जहाँ पे SIP भी कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है।